बांग्लादेश के 13वें जनरल इलेक्शन के नताइज आ चुके हैं। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर ली है, जबकि जमात इस्लामी बांग्लादेश दूसरे नंबर पर है। यहाँ सवाल ये नहीं कि किस जमात ने कितने वोट हासिल किए हैं या कौन जीता या नई हुकूमत कौन बनाएगा, बल्कि असल सवाल ये है कि नई हुकूमत आगे क्या करेगी। क्या वो इंडिया के साथ रहेगी या चीन की लाइन अपनाएगी? पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा होगा? और बांग्लादेश के अंदरूनी मसाइल जैसे महंगाई, बेरोजगारी और रोहिंग्या बहरान, अरे जिन पर इनकलाब आया था, उनका क्या, वो कैसे हल होंगे? आपको याद होगा कि आज से कुछ बरस कबल हम में से हर एक को यही लगता था कि बांग्लादेश साउथ एशिया में इंडिया की प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहा है। हर काम में इंडिया, हर नाम में इंडिया था। इंडिया तो क़याम बांग्लादेश से ही हर काम में था। अवामी लीग उनका हथियार थी। ऐसे लगता था एक आज़ाद बांग्लादेश है मगर इंडिया के कंट्रोल में है। मगर फिर 2024 में एक इनकलाब आता है। तलबा और नौजवानों की तहरीक ने शेख हसीना के 15 साल इक़्तिदार का खात्मा किया। वो इंडिया में पनाह लेने पर मजबूर हुई और बाद में बांग्लादेश की अदालत ने उन्हें अदम मौजूदगी में सजाए मौत सुनाई। ये इनकलाब न सिर्फ दाखिली सियासत बदल गया बल्कि आलमी ताकतों की नजरें भी ढाका पर मरकूज हो गईं। अब एक बार फिर बांग्लादेश आज़ाद है। शेख हसीना के हमराना दौर से, जिसमें अपोजिशन रहनुमाओं को जेलों में कैद किया गया, उन्हें फांसियां दी गई। ऐसा भी सुनने को मिला है कि यह तहरीक जुज़वी तौर पर चीन की असर रसूख में हुई ताकि इंडिया की मजबूत गिरफ्त को कमज़ोर किया जा सके। इनकलाब के बाद अबूरी हुकूमत आई और फेयर इलेक्शन का वादा किया और यूं इलेक्शन हुए हैं, जिसमें गैर सरकारी नताइज के मुताबिक ताहाल बीएनपी को 209 नशिस्तें और जमात इस्लामी को 68 नशिस्तें मिली हैं। आपको नहीदुल इस्लाम तो याद है ना, वही जिसे इनकलाब का खालिक कहा जाता है। उसकी नेशनल सिटीजन पार्टी ने 11 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद किया है। एक तरफ जमात इस्लामी बांग्लादेश ने वोटों के गिनती के अमल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि वो इंतखाबी नताइज के तरीक़ाकार से मुतमईन नहीं है, तो दूसरी तरफ अमीर जमात इस्लामी बांग्लादेश शफीकुर रहमान ने शिकस्त तस्लीम की है। उन्होंने कहा है कि उनकी जमात मुखालफत बराए मुखालफत की सियासत नहीं करेगी बल्कि मुस्बत और तामीरी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने जश्न से ग्रेज किया और योम दुआ का ऐलान किया। उसके साथ ही पार्टी ने वाज़ेह किया है कि वो शेख हसीना की इंडिया से हवालगी के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी। अगर वो ऐसा करती है तो ये सफारती बहरान का इब्तिदा हो सकती है, क्योंकि अवामी लीग और इंडिया का एक बहुत बड़ा हनीमून पीरियड रहा है। एक और मसला जो इस वक्त नई हुकूमत को दरपेश होगा वो ये है कि वो इंडिया और चाइना में से किसके साथ होगी, क्योंकि दोनों में से किसी एक का इंतखाब उसे करना होगा। इंडिया ने गुज़िश्ता एक दहाई में तकरीबन 8 से 10 अरब डॉलर के मंसूबे किए हैं। बिजली के प्लांट्स, रेल और सड़क के राब्ते, सरहदी तिजारत और बंदरगाही सहूलियात जैसे बहुत से इक़दाम किए हैं। इंडिया के लिए बांग्लादेश जोग्राफियाई तौर पर अहम है, खास तौर पर शुमाल मशरकी इंडियन रियासतों तक ज़मीनी रसाई के लिए। इसलिए वो आसानी से बांग्लादेश को किसी और मुल्क के साथ अच्छे रवाबित होते नहीं देख सकता। ऐसे में जब वो पाकिस्तान और चीन दोनों को ही अपना दुश्मन मानता है। इलेक्शन के नताइज सुनते ही इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फौरी तौर पर तारिक रहमान से राब्ता किया और मुबारकबाद दी, जिससे ये जाहिर होता है कि इंडिया ये कहना चाहता है कि हम आपके साथ हैं। अगर बांग्लादेश बाज़ाब्ता तौर पर शेख हसीना की हवालगी मांगता है तो क्या इंडिया उन्हें वापस भेजेगा? बात करें चीन की, तो चीन बांग्लादेश में सबसे बड़ा तरक्याती शराकतदार बन चुका। चीन ने गुज़िश्ता दिहाई में बांग्लादेश में तकरीबन 25 अरब डॉलर से ज़ायद के मंसूबे किए हैं। बंदरगाहें, पुल, तवानाई, सनती जोन, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत ढाका बीजिंग के लिए एक अहम शराकतदार है। कुछ लोगों का ख्याल है कि 2024 की तहरीक के पीछे भी चीन का असर था, अगरचे इसका कोई बराह रास्त सबूत मौजूद नहीं, लेकिन हकीकत ये है बीजिंग ढाका में एक ऐसा इक़्तिदार चाहता है जो इंडिया के मुकम्मल ज़ेर असर बिल्कुल ना हो। तो सवाल ये है कि क्या नई हुकूमत बीजिंग की तरफ झुकेगी या दिल्ली के साथ तवाज़ुन बरकरार रखेगी? ये इलेक्शन सिर्फ पार्लियामान का नहीं था बल्कि अवाम ने एक रेफरेंडम में भी वोट दिया। अब आप कहेंगे कि ये रेफरेंडम क्या है? रेफरेंडम एक अवामी वोट या सीधी राय शुमारी है जिसमें आम लोग किसी खास मसले या किसी खास कानून पर हाँ या ना में फैसला करते हैं। यानी हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से एक सवाल अवाम के सामने रखा जाता है और अवाम फैसला करते हैं कि वो मंजूर करते हैं या नहीं। मिसाल के तौर पर बांग्लादेश के इन इंतखाबात में रेफरेंडम हुआ है ताकि अवाम ये फैसला करें कि नए आइनी और इदारती इस्लाहात मंजूर की जाएं या नहीं। सवाल आमतौर पर हाँ या ना के तौर पर रखा जाता है। रेफरेंडम के नताइज के बाद हुकूमत को अवामी मैंडेट मिलता है कि वो ये इस्लाहात नाफिज करे। अब बात करें पाकिस्तान बांग्लादेश के ताल्लुकात की, तो वो खासे पेचीदा रहे हैं, मगर गुज़िश्ता कुछ सालों में दोनों तरफ मोहब्बत और भाईचारे की फिजा देखी गई है। हालिया बरसों में तिजारत बढ़ाने और दिफाई ताउन के इशारे मिले हैं। अगर ये नई हुकूमत इंडिया से फासले भर जाती है
तो इस्लामाबाद के लिए सफारती मौके पैदा हो सकते हैं। लेकिन अगर ढाका तवाज़ुन की पॉलिसी अपनाता है तो वो चीन, इंडिया और पाकिस्तान तीनों के साथ ताल्लुकात बरकरार रखने की कोशिश करेगा, और इस कोशिश में शायद वो तीनों को खो देगा, क्योंकि दो कश्तियों का सवार कभी मंजिल को नहीं पहुंच पाता और यहाँ पर तो तीन हैं। नई हुकूमत ये सिमत भी तय करेगी कि जनूबी एशिया में ताकत का तवाज़ुन किस तरह तब्दील होगा। इंडिया, चीन और पाकिस्तान सब अपने मफाद के मुताबिक रद्द अमल देंगे। इक्तिसादी और समाजी इस्लाहात अवाम के सब्र और हिमायत पर मुनहसर होंगी। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं, ये जनूबी एशिया की ताकत की नई बिसात है और नई हुकूमत को सोचना होगा, क्योंकि अगर शेख हसीना की हवालगी का मामला बाज़ाब्ता उठा तो ये बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अगर चीन मजीद सरमायाकारी बढ़ाता है तो खलीज बंगाल एक नया जियोपॉलिटिकल मैदान भी बन सकता है। तो क्या ये इंतखाबात इस्तेहकाम की तरफ पहला कदम है या साउथ एशिया में एक नए पावर रीअलाइनमेंट की इब्तिदा? क्या बांग्लादेश नया तवाज़ुन पैदा करेगा या एक ब्लॉक का हिस्सा बन जाएगा? ये सिर्फ ढाका की कहानी नहीं, ये पूरे साउथ एशिया के सिमत का सवाल है और सबकी नज़रें इसी पर टिकी हैं।